जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत शानदार होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और हमारे भी यहाँ बच्चे बैठे हैं पीछे, खूब सारे बहुत पढ़ रहे हैं, ये सिलेक्शन श्योर है इन सभी का। ठीक है, ऐसा इन्हें लगता है। पूरी बात सुना कीजिए, ठीक है। हमें लगता है कि अभी तक तैयारी की गुंजाइश बाकी है और आप लोगों की भी तैयारी की गुंजाइश बाकी है, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक तैयारी कॉन्टिन्यूअस फेज में चलना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहते हैं अपन, जिस तरीके से होता है ना, पल्स चलती रहती है इंसान का, वो क्या होता है, ईसीजी करते हैं तो उसमें यूं यूं ग्राफ चलता रहता है ना। जब वो ग्राफ रुक जाता है तो इंसान डेड हो जाता है। इस तरह आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी यूं चलती रहनी चाहिए। उसमें ये आ गया तो आपकी प्रिपरेशन भी डेड हो जाएगी। प्रिपरेशन डेड मतलब एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही रिजल्ट ले लो मुझसे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं हमारी अभ्यास सीरीज को। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, ज्योमेट्री। कल हमने 63 से लेकर 65 तीन अभ्यास सीरीज 15 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 66 वाली अभ्यास सीरीज को करने वाले हैं और टैगलाइन आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन क्या है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है और 2019 का है, क्लास 9। टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स एंड देयर एरियाज इन द रेशियो ऑफ 25:36। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स, उनकी हाइट्स का रेशियो क्या है। चलिए बनाते हैं। पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, इसका फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर कैसे बनेगा, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, वर्टिकल एंगल्स इक्वल है, इस तरीके से कह सकते हो तुम, दो एंगल्स को बना सकते हो। एक ट्राइंगल तुम्हारा ये हो गया, दूसरा क्या होगा, आइसोसेलेस है, दैट मींस ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक की बात? फिर देखो, वर्टिकल एंगल एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ 25:36। अब सीधी सी बात है, अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है और वो एक तरीके से वर्टिकल एंगल यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में बन जाए, तो उसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a²/2। यही चलता है। वर्टिकल आइसोसेलेस ट्राइंगल वगैरह के जो फॉर्मूले चलते हैं वो किसमें चलते हैं, a²/2। ठीक है, अगर आप देखेंगे किसी अच्छी बुक में मिलेगा आपको बॉक्स बनाया हुआ फॉर्मूला कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो a²/2 फॉर्मूला काम करता है। अगर ये रेशियो है तो भैया क्या हो जाएगा, 25 और 36, इन दोनों का क्या कर लो, स्क्वायर रूट निकाल लो। वही करना पड़ेगा भाई, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आंसर क्या आएगा, 5:6 बी। और वैसे अगर मैं बताऊं आपको, अगर तुक्का भी मारना है ना तो ये वाला लगेगा, क्योंकि एरिया यानी समथिंग स्क्वायर जैसा कुछ आएगा और स्क्वायर वाली कंडीशन सिर्फ यही फॉलो करता है इसके अकॉर्डिंग। तो कई बार क्या होता है, समटाइम्स हम तुक्का लगाएं तो तुक्का भी सोच के लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको तुक्का भी लगाना हो तो सोच के लगाइएगा, ये मत लगा दीजिए इसका स्क्वायर करोगे तो ये नहीं बनेगा, है ना। एक चीज सोच के देखो ना, कभी 7 से बन सकता है कि 36, किसी कंडीशन में नहीं बनेगा, तो 7 वाले सारे ऑप्शन खारिज हो गए। कभी 4 से बन सकता है क्या 25, नहीं बन सकता, तो ये ऑप्शन भी खारिज हो गया, ऑप्शन बचा सिर्फ ये वाला। तो तुक्का भी ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि आप हर क्वेश्चन में तुक्का ही लगाएं। आपको किसी क्वेश्चन में बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, जैसे इस क्वेश्चन में जो चकले देख के पता लग गया यहाँ पे बच्चों की, तो बाकी आप सभी बच्चे ही हैं, बहुत कम बच्चे इसको समझ पाए होंगे। तो मैंने कहा तुक्का लगाना, तो तुक्का भी इस तरीके से लगाया जा सकता है। चलिए नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, आप तुक्का लगा दीजिएगा। अपन सब स्किल सिखाते हैं, हम पढ़ाते हैं पूरे तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तुक्का कैसे लगाना है, या फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि हर क्वेश्चन में तुक्का लगा के आए आप। How many sides does a regular polygon have wherein whose interior angle is 8 times its exterior angle? सेम ऐसा क्वेश्चन एक आया था RIMC के अंदर, 2022 के पेपर के अंदर आया था कि कौन सा पॉलीगन होना चाहिए जो पेंटागन और डेकागन का क्वेश्चन बना था। एक 36 डिग्री और 108 डिग्री का क्वेश्चन था, 2022 में पूछा हुआ था दिसंबर वाले एग्जाम में, है ना। वैसा ही क्वेश्चन ये है, how many sides does a regular polygon have wherein whose interior angle is 8 times its exterior angle? तो भैया इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है,
इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल साइड्स ठीक है। यानी कि इंटीरियर एंगल आइए से लिख दूं इसको इस तरीके से, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल के लिए फॉर्मूला चलता है बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि हमें साइड्स पता नहीं है तो एक बार के लिए हम यही लेके चलेंगे। और नंबर ऑफ टोटल साइड्स कितनी होगी पॉलीगन में, हमने n माना है ना, n एज्यूम किया है, तो एंगल्स हो गया n-2 180 और नंबर ऑफ साइड होगी n। ये तो हो गई इक्वेशन 1 कि भैया एक इंटीरियर एंगल की बात हो गई ये। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की, तो भैया एक्सटीरियर एंगल जो है वो भी यही होगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री और टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है n। अब देखो क्या बोल रहा है वो, हाईलाइट क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन किससे होगा, whose इंटीरियर एंगल इज 8 टाइम्स इज एक्सटीरियर एंगल। तो IA और X ये EX एक्सटीरियर एंगल, EA लिख दें क्या इसको, बड़े खुश हो रहे हो एक्स के नाम से, क्या बात है। चलिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, चेहरों की हंसी बता रही है कुछ कुछ तो है। चलिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, अब देखो कौन सा 8 टाइम है, देखो 8 टाइम ग्रेटर कौन सा है इंटीरियर एंगल, तो 8 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे या इस तरफ करेंगे, भैया इक्वल करवाना है, ये तो पहले से बड़ा है ना 8 टाइम्स, इक्वल करवाना है तो यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन से इसके अंदर वैल्यू रख दो, आइए पुट करते हैं वैल्यू को। जैसे वैल्यू पुट की, इंटीरियर एंगल मेरा है n-2 180 अपॉन n और यहां हो जाएगा 8 इंटू 360 अपॉन n, यही हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया हमने, वैल्यू पुट की 8 की जगह 8, इंटीरियर एंगल की जगह इंटीरियर एंगल लिख दिया, एक्सटीरियर की जगह एक्सटीरियर लिख दिया। अब क्या करेंगे, n से n कैंसिल हो गया, कोई परेशानी नहीं है, अपॉन में है, डिनोमिनेटर में दोनों साइड, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं n-2 180 और यहां हो जाएगा 8 इंटू 360। अब देखो एक और यहां पे शानदार सी बात, 180 वन टाइम और यहां पे आ जाएगा 2 टाइम, क्योंकि 180 का ट्वाइस कितना होता है 360 होता है, सिंपल सी बात है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं n-2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, मुझे सिर्फ n की वैल्यू चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ साइड n से ही निकालना है, तो n आ जाएगा कितना 16, ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो n आ जाएगा 18। इट्स अ क्वाइट गुड क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। फिर भी कोई समस्या को डाउट लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट लगता है कि भाई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, तो वो क्वेरी हमने जैसे कल की क्लास में भी ली थी, अब वो क्या हुआ, उसने परसों वाली वीडियो के नीचे कमेंट किया तो हमारी नजर पड़ी उसके ऊपर, ठीक है, और ऑफलाइन का बच्चा भी था तो उसने खुद ने बोला। अब आप 30 वीडियो पुराना कमेंट करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा, उसको हम ले भी नहीं सकते, 30 वीडियो यानी पहले पेज जाना पड़ेगा, या आई थिंक 300 400 या 500 पेज चल रहा है इसी स्लाइड का अभ्यास सीरीज का, तो आप समझदार हैं इतने तो। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है भाई रेक्टेंगल है, ये यहाँ पे एंगल है, एंगल BAC 48 910, देन Z एंगल ओके ठीक है। अब देखो ABCD एक रेक्टेंगल बनाते हैं, अब देखो एंगल बन रहा है BAC है ना, तो BAC कैसे बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा BAC यानी ये वाला एंगल होगा, सीधी सी बात है, कौन सा एंगल होगा BAC, देखो जो बीच वाला होता है ना उसके ऊपर मेन एंगल बनता है, तो बीच में यहाँ A है तो A पे एंगल बनेगा, BAC ये वाला है, ये वाला एंगल कितना है 48 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, एंगल DBC पूछा है, कौन सा एंगल पूछा है DBC, यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया है ना। तो अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, तो अब सुनना होगा कि भैया यहां क्या है, ये एंगल कितना बना है 48, किसी को समस्या नहीं है,
एक बात बताइएगा कि रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है बता रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। आपको निकालना है डीबीसी, यानी कि सबसे पहले तो ये वाला एंगल। अब सुनना, बात को गौर से सुनिएगा, ठीक से सुनिएगा, चेक करेंगे। डायगोनल्स क्या करते हैं, ये जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। देखो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते हैं, ये बात पता होगी आपको। जो स्क्वायर है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं, बट रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर ये वाला पॉइंट O है तो ये सारी की सारी लेंथ क्या हो जाएगी, सॉरी चलो ऐसे कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ये लेंथ इसके इक्वल और ये लेंथ इसके इक्वल, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल की लेंथ एक तो सारी की सारी लेंथ क्या होती है, इक्वल। सीधी सी बात है ना, क्योंकि दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, सारी की सारी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ये जो बीओसी है, ट्राइंगल बीओसी क्या हो गया, आइसोसेलेस, यस और नो। यहां तक की दिक्कत है किसी को, नहीं होगी, क्योंकि देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, सीधी सी बात है। तो सारे डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो ये जो बीओसी बन रहा है, अगर हम बात करें बीओसी की, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। पीछे किसी को दिक्कत ऑफलाइन में, चलिए नहीं है, ऑनलाइन में भी नहीं आ रही होगी। तो अब देखिए आपको निकालना ये वाला एंगल। एक बात बताइए, ये क्या बन रहा है, Z बन रहा है। देखो एक चीज आपको पता होगी कि रेक्टेंगल जो है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है आर पैरेलल एंड इक्वल, आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, है ना। तो ये टू पैरेलल लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रही है, तो यहां पे जो Z शेप में एंगल बनते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उनकी वैल्यूज, उनके मान बराबर होते हैं। तो यहां पे देखो Z बन रहा है क्या, ये बन रहा है ना Z, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 48। क्लियर है यहां तक की बात, चलिए बहुत शानदार बात। अब देखिए सुनिए, ये जो पूरा एंगल है, अगर मैं बात करूं इस पूरे एंगल की, मैं बात करूं तो ये पूरा एंगल 90 होता है। अब हुआ क्या, ये छोटा वाला जो एंगल है, ये छोटा वाला जो एंगल है ये 48 हो गया, तो ये वाला कितना होगा 52 डिग्री, तभी तो 90 बनेंगे ना। सॉरी 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 52 से तो 100 हो जाएगा, ये 42 होना चाहिए, है ना, 42 होना चाहिए तभी तो 90 बनेगा। अब सुनो, अगर ये इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बाहर निकाला ऐसे, और ये एंगल 42 आ रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा 42, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहां पे इसके बेस पे बने हुए दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 42 डिग्री आंसर होगा। 42 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, सेकंड वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन 42 कह रहा है, बिल्कुल सही, बहुत उम्दा बात। चलिए क्लियर हुई यहां तक की बात। अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रश्नों की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो रही है। इन द फिगर, फिगर देख लीजिए, फिगर आ गया आपके सामने, एंगल बी 70, एंगल बी 70 लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिग्री है। एंगल सी 60 डिग्री, चलो एंगल सी भी दे रखा है 60 डिग्री। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्या कह रहा है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। देन द आपको एफ ई बी निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, एफ ई और बी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है कि भैया ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, टेंशन ना लीजिए, अच्छे से देखेंगे हम। तो एक चीज ध्यान रखना, आप एक थ्योरम यहाँ पे काम आएगी, है तो 10th क्लास की, एनसीईआरटी के अंदर आपको जब हम ट्राइंगल्स पढ़ते हैं तो उस 10th क्लास के अंदर का ये थ्योरम है। और वो थ्योरम क्या है, ये ट्राइंगल आपका एक तरीके से मैं कहूँ तो आड़ा तिरछा लेटा हुआ सा टाइप का है, हम इसका थोड़ा सा अच्छा वर्जन बनाते हैं, दैट इज इस तरीके का। और इस थ्योरम को सिर्फ सुनना है, इसका प्रूफ आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको आरआईएमसी टाइप एग्जाम तो देना नहीं है, वहां पे भी प्रूफ नहीं पूछता है, वहां पे भी सीधा इसका ये एंगल ही पूछता। ये 10th क्लास के जब आप एग्जाम्स दोगे तब वहां पे थ्योरम प्रूफ की जाती है। और वो क्या होती है कि अगर एक ट्राइंगल है ऐसा, यही नेमिंग ले लेते हैं बीएसी, उसमें क्या होता है
कि इन दो साइड्स का, ये जो दो साइड्स है इनके मिड पॉइंट्स को अगर हम मीट करते हैं, या किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को हम मीट करते हैं, सपोज इसका मिड पॉइंट है और एक मिड पॉइंट है इसका, इसके मिड पॉइंट को हमने दे दिया नाम E और यहां वाले को F। जब हम इन दोनों को मीट करते हैं तो ये जो FE होता है, ये FE पैरेलल होता है AC के, और FE जो है वो हाफ होता है AC का। ठीक है, ये कंडीशंस है, या ये आप कहें तो जब आप ट्राइंगल पढ़ेंगे, जिस भी बुक में आप RIMC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली RIMC की, उसमें आप रिजल्ट्स में पढ़ेंगे इसको, सीधा रिजल्ट्स में या थ्योरम्स के अंदर पढ़ेंगे आप सीधा ये। और आपको सिर्फ रटना होगा कि अगर ऐसा होता है कि दो मिड पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो वो पैरेलल होता है और हाफ होती है। ये कंडीशन ऐसा भी हो सकती है, अगर इन दो मिड पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो वो इस वाली साइड का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सपोज इसको डी बोल दो, तो यहाँ पे एफ डी ये पैरेलल हो जाएगा इस बीसी के, और अगर इन दोनों को आप क्या कर देंगे, मीट कर देंगे, तो जो डी है वो पैरेलल हो जाएगा ए बी के। यानी कि जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएंगे। देखो, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया तो एक थर्ड साइड बनी, ये साइड इस वाली साइड के पैरेलल होती है। तो अब आपको लग गया कि ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल साइड होती है, और यहां जो एंगल बना है और यहां जो एंगल बना है वो इक्वल होते हैं। और क्यों होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या जिनको हिंदी में कहते हैं संगत कोण। देखो ये एक ही साइड बन रहे हैं ना इसके, है ना, हुआ क्या, ये लाइन दोनों को आके काट रही है और यहाँ पे सेम एंगल बन रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू ये एंगल भी 60 हो जाएगा। जिनका आंसर 60 आया, बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छे से उन्होंने समझा इस चीज को। ये दो रिजल्ट्स आप अच्छे से याद कर लेंगे। जिनको नहीं पता है वो ऐसा डायग्राम बनाएंगे। ये लीजिए, मैं इसमें से कुछ चीजें रिमूव कर देता हूं जो आपके काम की नहीं है या जो एक्सेस हो जाएगी। आप इतना याद रखें, ये आप काम में ना लें, आप बस इतना सा रिजल्ट याद रखें। और कॉपी के टॉप पे जो हाशिया होता है, जैसे ये मेरे सपोज कोई भी ये मेरे पास में दिख रहा है, ये आपका पेज है कॉपी का, ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का OMR शीट है। वैसे तो अगर आप लोग टेस्ट देते हो आपको पता होगा। यहाँ पे जैसे कि मान लो नेमिंग वगैरह में, यहाँ पे जैसे कि ये बॉर्डर छोड़ा हुआ होता है, यहाँ पे इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको इस तरीके से आप नोट डाउन करेंगे, तो क्या होता है कि कॉपी के अंदर टॉप वाली चीज पे पहले नजर आती है ना। तो वहां पे लिखा होगा तो कुछ यूनिक लगेगा। भाई टॉप पे कितनी चीजें लिखते हैं हम कॉपी के, स्टार्ट हमेशा कहां से करते हैं, लाइनों से करते हैं। जो चीज टॉप पे लिखोगे ना उसको पढ़ोगे। मैं कह रहा हूं आपकी कॉपी में अगर 300 पेज हैं और आपने 300 पेज भरे हैं, और आप 300 पेज के ऊपर जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर या हाशिया, ठीक है, उसको अगर आप भरोगे, हर कॉपी के अंदर हर टॉप के ऊपर अगर आप लिख लोगे 300 इंपॉर्टेंट बातें मैथमेटिक्स की कॉपी में लिखी, तो वो 300 बातें अगर आप 10-15 बार भी उस कॉपी को पूरा पढ़ते हो, ठीक है, तो वो आपको याद हो जाएगी सीधी की सीधी। क्यों? क्योंकि टॉप वाली चीज हमेशा हम पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे लिखा होगा तो हमें लगे कुछ यूनिक है। नीचे वाला तो इतना सारा कंटेंट अब जब पढ़ते ही आ रहे हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या भाई? जब से हम पढ़ रहे हैं, जीवन चालू है तब से पढ़ रहे हैं। ये ट्राई करके देखना, क्या पता जीवन बदल जाए। चलिए, ये तो क्या है बताऊं, क्या होता है, कल ही बताया था कि ये जो एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है, इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होती है। तो 70 + 24 94 आंसर आ गया। और जिनको नहीं पता वो कैसे करेंगे, वो इसमें ऐसे लगाएंगे, सर पहले तो अंदर वाला निकाल लेता हूं, ये होगा 94। 94 को 180 में से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, सर मेरे पास में आएगा 6, और ऐसे ऐसे करके मैं निकालूंगा आंसर, तो सर मेरे पास में आ गया 86। ये 86 है, पूरा कितना होता है 180। तो 180 में से फिर से मैं 86 माइनस करूंगा तो 94 आएगा। वो 3 से 4 बार ये स्टेप लगाएंगे, टाइम खोटी करेंगे, फिर भी कुछ को समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, ये एंगल दे रखा है 70 और ये दे रखा है 24, तो ये कितना होगा, सारों का सम 180 होता है। तो 180 में से ये दोनों का सम माइनस कर लो, जैसे ही माइनस करेंगे 180 में से 94, आपका आंसर कितना आएगा 86। अब ये एंगल आ गया 86, और आपको तो बाहर वाला निकालना है। अब देखो ये पूरा एंगल कितना होता है 180, 86 अकेला ये बन गया, तो यहां से 180 में से आप 86 निकाल देंगे तो 94 डिग्री आंसर होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन तो फिनिश हो गए अभ्यास 66 के, ज्योमेट्री ही चल रहा है। 67 पे बात करते हैं, जब तक समय साथ देगा तब तक हम करते रहेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक बार है, और इस बार क्या है, आपको पूछा हुआ है ये वाला एंगल BCD। तो चलिए निकालते हैं, कैसे पता चलेगा। देखो इफ AB, ये AB इज इक्वल्स टू होना चाहिए यहां पे बेटा, ठीक है, क्योंकि AB माइनस DC का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। यहां पे क्या होगा, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये इक्वल कर लीजिएगा, या ऐसे लिख लो AB इज इक्वल्स टू BC, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बनने वाला है इसका। ओके, उससे क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और सबको पता है कि यार अगर ये 90 ये खा गया तो इन दोनों के बीच में कितना बचेगा, 90, और दोनों को सेम करना है, इक्वल करना है, बराबर बांटना है, तो सबको क्या मिलेगा, 45 45। अब देखो ये पूरा कितना होता है, 180, अंदर वाला 45 चला गया तो बाहर वाला कितना होगा, 180 माइनस 45, वेरी गुड, 135 डिग्री। चलिए ये तो क्या है, अच्छा ये 150 डिग्री होना चाहिए था, 1500 कर दिया इसका, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, इसमें तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, मैंने बनाई है। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर, कितने ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर। तो देखो सबसे पहला एक, ठीक है, फिर देखो दूसरा, फिर देखो तीसरा, 3 तो ये बन गए। अब देखो चौथा ये बनेगा, और उसके बाद में 5वां ये बन जाएगा, और 5 ही बनेंगे। कुछ लोग क्या देखेंगे, इसको 65 आंसर मार देंगे कि सर इसमें तो खूब सारे बन रहे हैं, 65 बन जाएंगे। अरे नहीं बनेंगे लाला, वो उसने ऑप्शन ये इसीलिए दिया है कि तुम इसको टिक मार के आओ। कुछ क्वेश्चन वो देता है इसीलिए कि जनता रॉन्ग करे, पीछे हो जाए। एग्जामिनर जो होता है वो कुछ 3 से 4 प्रश्न, या ऐसा समझ लो 200 प्रश्नों का पेपर है, तो वो कुछ 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे देगा जिसमें वो ये चाहेगा कि वही बच्चा करे जो वास्तव में लायक है या सेलेक्ट होने के काबिल है। तो वो इस तरीके के ऑप्शन दे देगा अटपटे, तुम्हें लगेगा ये 3 ऑप्शन एक जैसे, ये थोड़ा अलग है, इसको कर देता हूँ। ये नहीं करना होता है। तो ये भी बताया जाता है कि कैसे सोचा जाता है और कैसे पेपर डिजाइन होता है, तो तुम्हें बस वो ध्यान रखना है। तुम सोचोगे यार यार ये ट्राइंगल कैलकुलेट करना या ट्राइंगल कितने बन रहे हैं इनको देखना इतना आसान है क्या, सीधा एक बार में किया आंसर आ गया। अरे हाँ इतना आसान है, आसान क्वेश्चन में ज्यादा फंसते हैं लोग। टफ वाला तो क्या होता है भाई, टफ वाले में तो क्या होता है, 100 लोग होते हैं, उसमें से क्या होते हैं 80 लोग तो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि टफ है नहीं होगा, है ना। तो भाई 80 लोगों ने छोड़ दिया वैसे ही, तो सोच के देखो 80 तो वैसे ही कम हो गए। अब 20 लोग करेंगे, उनमें से ये मान लो कि वो 4 से 5 लोगों का ही सही होगा, तो ऐसा समझो 20 लोगों में से किया और 4 से 5 का सही हुआ, तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, है ना। मेरिट पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 20 लोगों ने किया है, 4 से 5 का ही सही हुआ है, तो मतलब 100 लोगों में से 4-5 का सही होना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आसान प्रश्न होगा जिसको 100 में से 80 लोग सही कर रहे हैं, वो आपने रॉन्ग कर दिया तो आप 70-80 लोगों से पीछे हो गए, है ना। तो 4 से 5 में पीछे हो गए तो रैंक में फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो क्वेश्चन टफ होता है अगर वो आपका नहीं भी हो पाया किन्हीं कारणों से, तो आप सिलेक्शन से दौड़ से बाहर नहीं होते हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कोई क्वेश्चन वाकई में टफ आया है और वो आपसे नहीं हुआ है, तो आप सिलेक्शन की रेस से बाहर कतई नहीं होंगे, आप सिलेक्शन की रेस में बने रहेंगे। क्योंकि यार आप सोच के देखो 100 में से सिर्फ 4 से 5 लोग कर पाए हैं, और जरूरी नहीं हर 100 में से 4 से 5 कर पाए, ये तो एवरेज माना है हमने, है ना। तो आप पीछे नहीं होंगे इतना। लेकिन अगर 80 लोगों ने आपसे कर दिया, आसान प्रश्न आपने गलत कर दिया, 80 लोग आपसे आगे निकल गए, तो फिर आपसे बहुत लोग आगे निकल गए, फिर आपको यहां वाले प्रश्नों में जोर लगाना पड़ेगा जो आपसे लगेगा नहीं और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो ये होता है सिलेक्शन का खेल, सिलेक्शन की मेरिट। टू साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज, क्या बताएं अब इसमें, ये तो क्या स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। चलिए, the sides of a triangles are 18 centimeter, 17 centimeter and 15 centimeter. It is called obtuse, isosceles, equilateral, right angle triangle. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी, गलत बता रहे। देखिए कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट यानी कि किन्हीं भी
एक साइड का स्क्वायर दो की स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो मैं 17 का स्क्वायर करता हूं, वो आता है कितना, 289। सभी बच्चों को याद होगा? नहीं है तो बेटा डूब के मर जाओ। मरना नहीं है कि सर ने कहा तो हमें डूब के मरना है। इन दोनों को प्लस करो, कितना आता है, 289। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को या पाइथागोरियन ट्रिपलेट को प्रूव कर गया। और जो ट्राइंगल या जो इस तरीके की चीज फॉलो करती है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल। कितने आसान आसान प्रश्न है और एग्जाम्स में आए हुए हैं। हमें पता ही नहीं होता है कितनी कितनी आसान चीजें पूछी गई होती है। चलिए, बी ए सी की वैल्यू आपको दे रखी है 80, ठीक है। और एक चीज सुनिएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी ये रहा और बी सी ये रहा, है ना। डायग्राम ध्यान से देखना, बहुत बार हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम सोचते हैं सर ये और ये हो जाएगा, खत्म कहानी, सीधा वैल्यू रख देते हैं। और ये सोच के कुछ लोगों ने आंसर कर भी दिया होगा और उनका आंसर गलत भी हो गया होगा। जो लोग थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा हमारे पीछे, वो समझ गया होगा क्या गलती की उसने उसने इन दोनों को ले लिया होगा, सीधा ये आंसर निकाला होगा और माइनस कर दिया होगा कि सर ये आएगा 50, ये सीधा 130 हो जाएगा। कर दिया था 130, बिल्कुल गलत कर दिया आपने। देखो क्या बोल रहा है, ए बी और बी सी इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अब बी ए सी 80 है, ठीक है, तो ये भी कितना आएगा 80। तो बचा हुआ ये जो है ना, ये 100 बनेगा। यहाँ ऑप्शन गलत है इसके अंदर, यहाँ पे आप इसको 100 बना लो एक ऑप्शन को, ठीक है। तो ये गलतियां आपको अवॉइड करनी है, बहुत से लोगों ने की होगी, समझ में आया कहाँ गलती कर सकते हैं और कहाँ नहीं करनी है। तो ये और ये साइड इक्वल है तो एंगल यहाँ और यहाँ का इक्वल बनेगा। अगर ये वाला एंगल 80 है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 80, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 100, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अभ्यास सीरीज आगे 68 पे पहुंच गए हैं, 68वीं अभ्यास सीरीज। धक धक हो रहा है ना, 100 पर पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी। चलिए 2 मिनट 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, समस्या नहीं है कोई, अभी है थोड़ा सा समय हमारे पास में। If a side of a equilateral triangle increases, then the find exterior angle. If a side of equilateral triangle increases, तो आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, ऐसा है ना भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड इंक्रीज होगी तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा। और सीधी सी बात है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितने होते हैं, सारे 60 के। तो पूरा एंगल होता है कितना 180 का, ये 60 है तो बाहर वाला 120 का। या तुम ऐसे कर दो, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, इन दोनों का सम करोगे तो भी 120 आएगा। कैसे भी कर सकते हो, जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला, जो रूल पढ़ लिया ना, वो कभी गलत नहीं होगा। मैथ्स का यही फायदा है, ठीक है। एक्सेप्शन नाम की चीज यहाँ पे नहीं आती है, जो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आती है ना। भूगोल भोगी हो आप लोग, थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री, और जो थोड़ा सा आगे रिलेट कर पाएंगे, अगर भविष्य में अगर आप लोग आर्मी वाले बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं तो भविष्य में आप जरूर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो आर्मी एनडीए वगैरह के सपने देख रहे हैं उनके पीसीएम लेना ही लेना है। जो इन सब एग्जाम्स में आप जाओगे, आप सैनिक में हो चाहे नवोदय में हो, आरआईएमसी में, कुछ में तो कंपलसरी है, आई थिंक सब में ही कंपलसरी होना चाहिए। एनडीए कंपलसरी कुछ एग्जाम्स में, तो कि अगर आप यहाँ सेलेक्ट होते हो एनडीए आपको देना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी, इट इज नेसेसरी। सिलेक्शन होने के बाद आप जाए या ना जाए वो आपकी या आपके पेरेंट्स की थिंकिंग है या उसके ऊपर आपका डिसीजन है, बट आपको देना मैंडेटरी है। Find the expression for the number of diagonals drawn from the vertices of polygon of side n. Sides कितने होते हैं एक साइड से? Find the expression for the number of diagonals drawn from the vertices of a polygon of n side. कल एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, अब इस वाले वर्टेक्स से देखो आप कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। देखो, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन एन साइड, कितने डायगोनल्स कर सकते हो आप? वैल्यू पुट करके देख लो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आ रही है क्या? कितने डायगोनल हो सकते हैं? 1 2 3 4
5। और कोई है क्या? तो कौन सा ऑप्शन इसको प्रूव करता है? सब में वैल्यू पुट करके देख लो, कोई एक तो इसको प्रूव कर ही जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। अब देखो इसके अंदर 5 रख के किसी में आंसर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। एक सेकंड, फाइंड द एक्सप्रेशन नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। एक वर्टेक्स की बात कर रहा है, सिर्फ एक वर्टेक्स, सिंगल, सबकी बात नहीं कर रहा है, एक वर्टेक्स की बात कर रहा है। तो एक वर्टेक्स से कितने बन सकते हैं? तो आप 2-3 फिगर लेके देख लो। इसका ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल बन सकते हैं? एक। यहां से एक वर्टेक्स से कितना डायगोनल बनेगा? 2 बन रहे हैं। देख लो किसी भी वर्टेक्स से, इससे पहला दूसरा ये जा रहा है, इससे पहला दूसरा ये जा रहा है, इससे पहला और दूसरा ये जा रहा है। आप अगर हेक्सागन लेंगे तो उसमें कितने बनेंगे? कल हमने बात की थी, तो एक हेक्सागन ले लो, उसके एक वर्टेक्स से अगर हम देखें तो 1 2 और 3, यहां से 3 बन रहे हैं। तो इन तीनों को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वो देख लो। सबसे पहले हम n की वैल्यू रखते हैं 4, तो 4 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। भाई 1 ही बन रहा है, तो बन ही नहीं रहा। यहाँ रखेंगे 4 - 2 तो ये आ जाएगा 2, 2 नहीं बनते हैं सर। यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 22, और यहाँ रखेंगे तो आएगा 1, 1 बन रहा है। अब अगर इसमें और भी कंफ्यूजन हो ना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर करके देखते रहो। यहाँ पे करो, n की वैल्यू 5 रखोगे, 5 - 3 2 आता है, 2 डायगोनल्स बन रहे हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रखो, क्या आएगा? 6 - 3 दैट इज 3 डायगोनल। और कल शायद एक किया था हमने कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनते हैं उसके ऊपर भी, है ना? तो उसमें तुम यहाँ पे n मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। यार ये तो क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ फालतू, ले तू बता दे खड़ा होके। चलिए आज ऑफलाइन से ऑनलाइन बनाते, खड़ा होके बता दे। 360 डिग्री, शाबाश। ठीक है, समझ गए आप अच्छे से कि 360 डिग्री इसका आंसर हो सकता है। चलिए फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को आगे। A rectangle is a special type of square. Each ray is segment, straight line, angle 90 degree. देखो ट्रू तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? फॉल्स। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। Each ray is segment, अरे यार रे और सेगमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। रे का मतलब क्या होता है? एक साइड से वो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है या इनफाइनाइट तक जा सकता है। और सेगमेंट क्या होता है? दोनों साइड पे क्या होता है? ढक्कन लगा हुआ होता है ना। जैसे तुम लोग क्या हो, अभी ट्यूशन में थोड़ी से खुले होते हो ना, अभी घर पे खुले होते हो। जब तुम्हें पापा घर पे होते हैं तो क्या होता है? दोनों साइड तुम्हारा ढकना बंद रहता है ना? तुम हरकतें नहीं कर सकते, पापा का खौफ होता है। और जब मम्मी अकेले होते हैं तब क्या है, मम्मी तो है, एक साइड से बढ़ते रहो, है ना? तो वो होता है रे और ये होता है सेगमेंट। तो ईच रे सेगमेंट, इट इज नॉट करेक्ट, फॉल्स, तो ये भी नहीं होगा। अ रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर। देखो रेक्टेंगल स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर नहीं होता है। ऐसा कब होगा? रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर बता रहे हो ना, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होल्ड करनी चाहिए। क्या करती है? क्या स्क्वायर की मेन प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। वो रेक्टेंगल कभी भी होल्ड नहीं करेगा। स्क्वायर की क्या होती है? ऑल साइड इक्वल। रेक्टेंगल कभी होल्ड नहीं करेगा वो प्रॉपर्टी। लेकिन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वायर होल्ड कर सकता है। देखो कैसे, अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ये आप कह सकते हो। अ स्क्वायर इज स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। कैसे? अभी बताते हैं कैसे। देखो बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। अगर मैं कह दूं अगर ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा स्क्वायर में पॉसिबल है क्या? है क्या? नहीं है। क्योंकि अगर किसी की सारी साइड्स इक्वल है तो वो पहले से स्क्वायर बन गया, तो वो रेक्टेंगल बन नहीं सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल से स्क्वायर बन सकता है। देखो एक चीज बताऊंगा, रेक्टेंगल से स्क्वायर निकला है, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए वो क्या बनता है? स्क्वायर बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल
विच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, विच ऑल साइड्स आर इक्वल, इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल से ही निकलता है एक तरीके से स्क्वायर। तो ऐसा बोला जा सकता है, अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, पढ़ते हैं ना, ये स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए। ऑल रेक्टेंगल इज स्क्वायर, ऑल स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आप एचडब्ल्यू में करके लाएंगे, अच्छे से इसको देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। जो बच्चा कमेंट सेक्शन में जवाब दे देगा उससे हम बताएंगे कि जिसने आंसर दिया है। हाँ, पिछले से पिछले वाले में अंकुश जी आपने आंसर दिया था, कल हमने आपका नाम भी ले लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, और कल आपका डाउट था वो भी बता दिया था। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, पैनल पे आपको 1 सेकंड दिखता रहेगा, कोई बात नहीं, कोई आप टेंशन मत लीजिए उस चीज की, मिल जाएगा आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और वैसे बता दूं, इसके अंदर एक पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, आपको बता दिया जाता है कि पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट जिसको याद है उसका तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आने वाली है। वैसे कर लेंगे आप सभी, मुझे पता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को करते रहें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो देगा उसका कल हम नाम लेंगे। अभी बच्चे इसका आंसर पीछे बता रहे हैं, कल भी उनका बताया जाएगा जिसने पीछे ऑफलाइन में आंसर बता दिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, और सारे एग्जाम्स पास में ही हैं, तो बहुत सारा पढ़ाई करें और बीमार ना पड़ें। और अब थोड़ा सा, कल तो आपका वर्ल्ड कप भी खत्म हो जाएगा, तो उसको भी अब थोड़ा सा परे रख देना। कल खत्म हो जाए तो बस उसको पैक कर देना, कल देख लेना थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, सिर्फ हाईलाइट 14-15 मिनट की हाईलाइट आती है, वो देख लेना, बात खत्म हो जाएगी। और वैसे भी इंडिया हार गया तो मन नहीं करेगा देखने का। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।